हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम आदिश कुमार महाराज है और आप सबको मेरे इस यूट्यूब चैनल आदिश द माइक्रोमेयर में वेलकम। ठीक है, आपको पता है कि यूनिट नंबर 3 चल रहा है। ठीक है, और यूनिट नंबर 3 के डिफरेंट लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं प्रीवियसली। आज का जो लेक्चर है वो है हमारे एंटीजन पर। ठीक है, तो हम एंटीजन पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं, मैंने पिक्चर भी आपको दिखाई है एंटीजन की। और इस एंटीजन में ये आप देख सकते हैं येलो कलर में पैथोजन लिखा हुआ है। उसके ऊपर में एक सरफेस पर एक एरो दिखाया गया है, उसमें एंटीजन लिखा है। ठीक है, तो पैथोजेनिक होल पैथोजन जो होता है वो हम एंटीजेनिक हो सकता है, और उसके सरफेस पर भी कोई भी रिसेप्टर भी एंटीजेनिक इन नेचर हो सकता है। ठीक है, और ये पैथोजन जो होते हैं ना, उसे हम एंटीजन इस वजह से कहते हैं क्योंकि नाम में जो है ना, एंटी मीन्स अगेंस्ट, जीन मीन्स खुद की जो जीन, खुद की जीन के अगेंस्ट में कोई ऐसी चीज़ हो, खुद की चीज़ ना हो, फॉरेन ऐसे। एंटीजन को हमेशा इन द सेंस यही लिया जाता है कि वो फॉरेन सब्सटेंस हो। ठीक है, तो फॉरेन सब्सटेंस पूरा पैथोजन भी हो सकता है, लेकिन पैथोजन की सरफेस पर कुछ रिसेप्टर, कुछ जो है ना मालिक्यूल्स होते हैं जो एंटीजेनिक हो सकते हैं। ठीक है ना, मतलब एंटीजेनिक नेचर होते हैं। और उसके बगल में आप देख सकते हैं एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर दी गई है वाई शेप में। तो जो एंटीजीन होता है जब बॉडी में चला जाता है तो इम्यून रेस्पॉन्स शो होता है। ठीक है ना, इम्यून रेस्पॉन्स दिया जाता है बॉडी के थ्रू, इम्यून सिस्टम के थ्रू। तो उसके अगेंस्ट में, एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है। तो ये दोनों नाम आप एक साथ ही जो है ना करण अर्जुन के जैसे आप पढ़ेंगे कि एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन बाहर से चीज़ें आई, फॉरेन चीज़ें आपकी बॉडी में आती है और आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, और चलें डेफिनेशन पर आते हैं। देखें, एंटीजन का नाम ही देख लें। एंटीजन को हम दूसरे वर्ड में हम कहते हैं एंटीबॉडी जनरेटर। क्योंकि देखें, अभी से थोड़े जहन में ये रख लें कि एंटीजन बाहर से कोई सब्सटेंस होगा, अंदर आएगा, फॉरेन सब्सटेंस होगा, बॉडी के अंदर आएगा, बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगी। इस वजह से एंटीजन क्या, ऐसी कोई चीज़ जो एंटीबॉडी बनाए, जनरेट करे, तो वो कहलाती है एंटीजन। ठीक है, एंटीबॉडी जनरेटर भी हम इसे कहते हैं। क्योंकि देखें, ऐसे आपको पढ़ाया जाए कि आपको अच्छे से याद हो जाए। चलें, अब मैंने ये पूरा लेक्चर मेरा जो है ना एंटीजन पर है, पर लेकिन ऐसा मैं पढ़ाऊँ कि आपको समझ में ही नहीं आया एंटीजन है क्या। ठीक है ना, बाद में लास्ट में आपसे क्वेश्चन किया जाए व्हाट इज़ एंटीजन, आपको पता ही नहीं, उसकी डेफिनेशन ही नहीं पता है। आप तो रटे वाली डेफिनेशन जो मैंने अभी नीचे लिखी हुई है वो तो आप याद कर लेंगे, लेकिन बच्चों को क्या होता है जब बड़े लेक्चर चलते जाते हैं, लेकिन उसे इतनी बेसिक आइडिया नहीं होता, इतनी बेसिक जो है ना कॉन्सेप्ट नहीं होता उस चीज़ का जो पढ़ रहा है वो बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से मैं ऐसे नाम आपके लिए जो ना ले आता हूँ, जैसे आप नाम से ही याद कर लें। ठीक है, कि एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी जनरेटर है। क्लियर है ना, कि कोई चीज़ जो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करे, जनरेट करवाए अब हमारे बॉडी में, दैट इज़ कॉल्ड एंटीजन। ठीक है ना, तो अच्छी सी डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, नीचे आ रही है। चलें डेफिनेशन पर आते हैं। एन एंटीजन इज़ एनी सब्सटेंस और स्टिमुलेट, कोई भी ऐसी स्टिमुलेट होगा या कोई भी ऐसी सब्सटेंस होगा जो आपकी बॉडी में दैट ट्रिगर एन इम्यून रिस्पांस, आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पांस को ट्रिगर करेगा, स्पेशली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। और स्पेशली वो क्या करता है, एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन में हेल्प करता है या एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन कराता है। ठीक है ना, कोई भी बाहर से आई हुई चीज़ जो आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पांस को ट्रिगर करे, उससे आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाए, तो दैट इज़ कॉल्ड एंटीजन। ये अच्छी से डेफिनेशन है, नीचे भी लिखी हुई है। कोई भी ऐसा मालिक्यूल या मालिकुलर स्ट्रक्चर जो आपकी इम्यून रिस्पांस रिकग्नाइज़ करे और आपका रिकग्नाइज़ करे एज ए फॉरेन। ठीक है ना, क्योंकि वो फॉरेन ही होगा, आपकी इम्यून सिस्टम आपको वो रिकग्नाइज़ कराएगा एज ए फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन सब्सटेंस। और एंटीजन इज़ एन फॉरेन केमिकल सब्सटेंस दैट इज स्पेशली बाउंड टू द एंटीबॉडीज़। यहाँ ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कोई भी बाहर से आई हुई चीज़, फॉरेन केमिकल सब्सटेंस जो स्पेशली किस पर बाउंड हो, एंटीबॉडीज़ से बाउंड हो। ठीक है ना, यहाँ बी सेल रिसेप्टर से बाउंड हो, क्योंकि बी लिम्फोसाइट में मैंने आपको पढ़ाए हैं, बी लिम्फोसाइट के सरफेस के ऊपर भी एंटीबॉडीज़ होती हैं या रिसेप्टर होते हैं, जिसे हम बी सेल रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप आगे जाकर जो है ना पढ़ेंगे कि बी सेल रिसेप्टर कौन से हैं। जी चलें आगे चलते हैं।
और एंटीजेंस आर टिपिकली फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड अदर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि पैथोजन, होल पैथोजन एंटीजेनिक इम्यूनोजेनिक हो सकता है, ठीक है। लेकिन स्पेशली क्या होता है, एंटीजेंस कुछ उस पैथोजन के सरफेस के ऊपर कुछ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो एंटीजेनिक कहलाती हैं, ठीक है ना, कि उसके सरफेस के ऊपर ही पाए जाते हैं। स्पेशली पैथोजन के सरफेस के ऊपर ही ये एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है ना। वो पैथोजन आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, और अदर हार्मफुल जो भी पैथोजेंस हैं, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। और एंटीजन केमिकली प्रोटीन के भी हो सकते हैं। एंटीजेंस कैन बी प्रोटीन्स, पॉलीसेचराइड्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर फॉरेन सब्सटेंस। कोई भी बाहर से चीज़, जो भी चीज़ आ रही है, चाहे वो सब्सटेंस हो, चाहे वो पैथोजन हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, उसकी जो न्यूक्लिक एसिड हो गया, उसका जो लिपिड कंपोनेंट हो गया, या पॉलीसेचराइड या प्रोटीन, सारी चीज़ें एंटीजेनिक नेचर हो सकती हैं, होती हैं, ठीक है। और एन एंटीजन दैट इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स, एंटीजन क्या करता है, इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस करता है, इम्यून रेस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, चाहे वो इम्यून रेस्पॉन्स इन ह्यूमरल एक्शन हो, चाहे वो सेलुलर एक्शन हो, ठीक है ना। तो उससे हम स्पेशली क्या नाम देते हैं, इम्यूनोजिन। इम्यूनोजिन क्या है, ऐसा एंटीजन जो इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस कराए, इम्यून रेस्पॉन्स को ट्रिगर कराए, तो वो कहलाते हैं इम्यूनोजिन, ठीक है ना। एक अलग सा नाम दिया गया है, पहला बड़ा नाम था एंटीजन, उससे लिया गया है इम्यूनोजिन। इम्यूनोजिन ऐसा एंटीजन है, याद रखें। इम्यूनोजिन क्या है, ऐसा एंटीजन है जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कराता है, इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कराता है, ठीक है। क्योंकि ये जो नीचे लाइन में पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, ठीक है ना। बच्चों को बहुत ही अच्छे से ये बच्चे याद करते हैं। ऑल इम्यूनोजिन आर एंटीजेनिक, जितने भी इम्यूनोजिन है वो एंटीजन होती हैं, बट नॉट ऑल एंटीजन आर इम्यूनोजिन, ठीक है ना। ये लाइन याद रखें, आपसे पूछा जाएगा कि जितने भी इम्यूनोजिन है वो सारे एंटीजन है, हाँ आप कहिएगा हाँ है, लेकिन जितने भी एंटीजन है वो सारे इम्यूनोजेनिक नहीं होते हैं। क्योंकि ये बात याद रखें, इम्यूनोजिन ही होगा जो इम्यून रिस्पांस को इंड्यूस कराएगा, ठीक है ना। जो एंटीजन इम्यून रिस्पांस को इंड्यूस कराए वो कहलाती हैं इम्यूनोजिन। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि सारे जो एंटीजेंस इम्यून रिस्पांस को ट्रिगर कराते हैं, सारे एंटीजेंस इम्यून रिस्पांस को ट्रिगर नहीं कराते हैं। इस वजह से जो ट्रिगर कराते हैं, जो इम्यून रिस्पांस को इंड्यूस कराते हैं, उसे हम इम्यूनोजिन कहते हैं। अच्छा, एंटीजन की जो ना इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं, दो हैं। एक है इम्यूनोजेनिसिटी, इसका मतलब है कि कोई भी एंटीजन के पास एक ऐसी एबिलिटी होगी कि वो इम्यून रिस्पांस शो जो ना स्टिमुलेट कराएगी, या आपकी बॉडी में जो है ना स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन कराएगी, स्टिमुलेट कराएगी, ठीक है। कि एक अच्छा एंटीजन कैसा होगा कि उसके पास इम्यूनोजेनिसिटी की उसके पास जो है ना इम्यूनोजेनिसिटी की प्रॉपर्टी होगी या एबिलिटी होगी कि वो क्या करेगा, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगा, को बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। अच्छा सा जो एंटीजन होगा वो आपकी बॉडी में जाते ही एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन कराएगा। और दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है एंटीजेनिसिटी। इसका मतलब है कि एबिलिटी ऑफ एंटीजन दैट रिएक्ट और बाइंड स्पेशली विद एंटीबॉडीज़। चलो आपकी बॉडी में चला गया, वहाँ पे एंटीबॉडीज़ तो बनाई आपकी बॉडी में, लेकिन वो एंटीबॉडीज़ से रिएक्ट भी करे, बाइंड भी करे, ठीक है ना। एंटीजन आपकी एंटीबॉडी से बाइंड भी करे, तो ये दो अहम कैरेक्टरिस्टिक हैं एंटीजन के, ठीक है ना, इम्यूनोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी। अच्छा, अब पढ़ते हैं एंटीजेनिक सब्सटेंस के कौन से सब्सटेंस एंटीजेनिक इन नेचर हो सकते हैं। देखें, होल माइक्रोबियल पैथोजन, चाहे वो बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, पैरासाइट जितने भी हैं, जितने भी होल पैथोजन हैं वो इम्यूनोजेनिक इन नेचर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि पर्टिकुलर मैक्रोमॉलिक्यूल होगा या पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा जो उसे सिर्फ हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो रिकग्नाइज़ करती है, इस वजह से वही सिर्फ एंटीजन इन नेचर होते हैं, ठीक है ना। वो स्पेशली पाए जाते हैं सरफेस पर, ठीक है। अंदर भी हो सकते हैं, मैंने पढ़ा है कि न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड भी एंटीजेनिक नेचर हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अक्सर क्या होता है, जो भी पैथोजन हैं, आपने देखा होगा कि इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, सेल वॉल से बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन से बनी हुई है, ठीक है।
तो उसके ऊपर से ग्लाइकोप्रोटीन्स की डिफरेंट प्रोटीन के मालिक्यूल्स, सरफेस प्रोटीन के मालिक्यूल्स होते हैं जो रिसेप्टर तौर एज ए रिसेप्टर तौर से काम आते हैं, और वो पैथोजन उस रिसेप्टर के थ्रू किसी भी होस्ट सेल के अंदर चला जाता है। तो वो जो रिसेप्टर जो पर्टिकुलर या स्ट्रक्चर जो पर्टिकुलर मालिकुलर स्ट्रक्चर होती है वही एंटीजेनिक की नेचर होती है, वही इम्यून रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम को जो ना ट्रिगर करती है, और वही इम्यून सिस्टम उसे रिकग्नाइज भी करता है। तो जो पर्टिकुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे या जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होंगे उसमें फ्री प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोपॉलीसेचराइड। ठीक है, आपने देखा होगा लिपोपॉलीसेचराइड अपने ग्राम नेगेटिव में पढ़ा है। आउटर मेम्ब्रेन में लिपोपॉलीसेचराइड होता है जो एंडोटॉक्सिन इन नेचर होता है, इस वजह से ये क्या है, एंटीजेनिक इन नेचर है, एंटीजेनिक इन स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये भी बात याद रखें कि अच्छे में अच्छा जो इम्यूनोजन होगा, स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजन, वो प्रोटीन ही होता है। ठीक है, पॉलीसेचराइड उसके सेकंड टू द प्रोटीन। ठीक है, और जो लिपिड और न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो वीक किस्म के या नॉन पैथोजेनिक नेचर होते हैं, लेकिन जब अलोन हो। पर अगर वही जो न्यूक्लिक एसिड और लिपिड अगर कैरियर प्रोटीन के साथ हों तो वो अच्छे इम्यूनोजेनिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और एपिटोप। ठीक है, कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर एंटीजन शो किया है। ठीक है, और उसके बिल्कुल जो ना इन पे आप देख सकते हैं एपिटोप है। एपिटोप एक्चुअली क्या है कि स्पेसिफिक रीजन है जो क्या करता है, किसी भी एंटीबॉडी के स्पेसिफिक रीजन से बाइंड करता है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, दिखाया भी है आपको। देखें ये क्या है, देखें ये एक स्पेसिफिक एरिया है या स्पेसिफिक साइट है जिसे हम एपिटोप कहेंगे, किसकी, एंटीजीन की। ठीक है ना, तो ये क्या करेगी, पैराटोप के एंटीबॉडी के स्पेसिफिक एरिया से स्पेसिफिक साइट से बाइंड करेगी। तो जो स्पेसिफिक साइट एंटीजीन की एंटीबॉडी से बाइंड करती है उस स्पेसिफिक साइट को एपिटोप कहते हैं। मैं कुछ लिखी हुई लाइनें भी पढ़ लेता हूँ आपके लिए। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंटीजेनिसिटी इज़ नोन एज ए एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और एपिटोप। एपिटोप क्या है कि एंटीजेनिसिटी मैंने पहले भी पढ़ाया है कि एंटीजेनिसिटी का मतलब है कि ऐसी एबिलिटी एंटीजन के पास कि वो एंटीबॉडी से बाइंड करे। तो स्मॉलेस्ट यूनिट अच्छा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंटीजेनिसिटी के जो स्मॉलेस्ट यूनिट है एंटीजेनिसिटी का, एंटीजन के पास जो प्रॉपर्टी होती है जो एंटीबॉडी से बाइंड करती है, तो उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट का कहलाएगा एपिटोप या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। क्योंकि आगे जाके मैं पढ़ाऊँगा, आगे लाइन है इसमें कि वो स्मॉल जो यूनिट होता है ना वो एक्चुअली पार्ट होता है एंटीजन का ही, स्पेसिफिक रीजन होता है जो जाके एंटीबॉडी से बाइंड करता है। एन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और एपिटोप इज द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द एंटीजन दैट इज रिकग्नाइज और बाउंडेड बाय एंटीबॉडी और रिसेप्टर ऑन द टी सेल्स। टी सेल, बी सेल या किसी भी एंटीजीन के खिलाफ या के साथ वो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट या जो एपिटोप हम कह रहे हैं वो एक्चुअली एंटीजन का ही पार्ट है जो जाके रिकग्नाइज होता है या बाउंड होता है विद द एंटीबॉडीज़। ठीक है, ईच एंटीजन कैन हैव सिविल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, क्योंकि देखें वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, एक यूनिट को ही हम कहते हैं। ठीक है ना, लाजमी नहीं है कि एक हो, एंटीजन के पास डिफरेंट सिविल जो है ना एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट्स या हम कह सकते हैं कि एपिटोप होते हैं। ठीक है, द कंबाइनिंग एरिया ऑन द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स क्रॉसपेंडिंग टू द एपिटोप इज कॉल्ड पैराटोप। जैसे अभी आप एपिटोप पढ़ रहे हैं, एपिटोप एक्चुअली क्या है, कंबाइनिंग साइट है किसकी, एंटीजन की, स्पेसिफिक साइट है एंटीजन की जो जाके एंटीबॉडी से बाइंड करती है। ऐसे एंटीबॉडीज़ के पास स्पेसिफिक रीजन होता है, स्पेसिफिक कंबाइनिंग साइट होती है, एरिया होता है जो जाके एंटीजन के एपिटोप से बाइंड करता है, उसे हम पैराटोप कहेंगे। तो पैराटोप होता है एंटीबॉडी का और एपिटोप होता है एंटीजन का। ठीक है, स्पेसिफिक एरिया होता है जो आपस में मिलते बाइंड होते हैं। और एक दूसरा टर्म है वैलेंस। ठीक है, वैलेंस क्या है, द नंबर ऑफ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट ऑन द सरफेस ऑफ एंटीजन इज कॉल्ड वैलेंस। जैसे वैलेंसी होती है ना, वैलेंसी एक्चुअली के एंटीजन के पास कितने जो है ना एपिटोप हैं नंबर में, कितने एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट हैं नंबर में,
उसके सरफेस पर एंटीजन की, तो उसे हम कहेंगे वैलेंस। कि कोई भी एंटीजन मोनोवैलेंट भी हो सकता है, कि इसका मतलब है कि उस एंटीजन के पास सिर्फ एक ही एंटीजेनिक डिटरमिनेंट साइट है। और कोई मल्टीवैलेंट भी हो सकता है, कि उसका मतलब है कि उसके पास एक से ज़्यादा जो है ना एंटीजेनिक डिटरमिनेंट साइट्स या एपिटोप होते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ब्लू कलर में भी एंटीबॉडी है, नीचे रेड कलर में भी एंटीबॉडी है, बीच में जो येलो कलर की मैंने जो है ना एंटीजीन दिखाई है, आप देख सकते हैं उसका छोटा सा एक पार्ट है ब्लू, जो ब्लू एंटीबॉडी से बाइंड हो रहा है। 3 जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कहलाते हैं एपिटोप। और नीचे आप देख सकते हैं 2 डिफरेंट पार्ट्स वो बाइंड हो रहे हैं रेड एंटीबॉडी से, तो वो होते हैं एंटीजेनिक डिटरमिनेंट साइट यानी एपिटोप। ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया कि इस जो येलो कलर में जो एंटीजन मैंने दिखाई है, देख सकते हैं आप, ब्रैकेट में लिखा हुआ है सामने से, तो वो उसके पास क्या है, सेवरल एंटीजेनिक डिटरमिनेंट साइट हैं, एक से ज़्यादा हैं। तो ये मल्टीवैलेंट इन नेचर है, कि मल्टीवैलेंट है, कि इसके पास एक से ज़्यादा एपिटोप हैं। देखें यहाँ पर मैंने जो है ना वैलेंस की डिफरेंट टाइप्स भी हैं, ये इस स्लाइड में मैंने शो की है। देख सकते हैं आप वैलेंस ऑफ एंटीजन कि नंबर ऑफ़ एपिटोप या एंटीजेनिक डिटरमिनेंट साइट्स। ठीक है, कि उस एंटीजन मालिक्यूल के सरफेस के ऊपर कि कितने नंबर में एपिटोप हैं, उसे ही हम रेफ़र करते हैं वैलेंस ऑफ एंटीजन। एंटीजन की वैलेंसी हम क्या है कि उस एंटीजन के पास कितने एपिटोप हैं, कितने एंटीजेनिक डिटरमिनेंट साइट हैं। तो 2 किस्म के हैं, एक टोटल वैलेंस, एक होता है फंक्शनल वैलेंस। टोटल वैलेंस का मतलब है फंक्शनल प्लस नॉन फंक्शनल जो हिडन वैलेंस होता है। क्योंकि देखें कुछ ऐसी एंटीजेनिक स्ट्रक्चर होगा जिसके पास डिफरेंट एक से ज़्यादा जो है ना वैलेंसी होती है। इसका मतलब कि एंटीजेनिक डिटरमिनेंट साइट्स होती हैं, लेकिन वो कुछ कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसकी स्ट्रक्चर की बेसिस पे वो उस अंदर चली जाती हैं, हिडन हो जाती हैं, नॉन फंक्शनल हो जाती हैं। जो ऊपरी सरफेस पर होती है वही जाके बाइंड करती है ना एंटीबॉडी से, तो सरफेस वाली फंक्शनल कहलाती हैं। और टोटल में हिडन भी आ गई जो इसके स्ट्रक्चर के अंदर ही रह जाती हैं, नॉन फंक्शनल होती हैं। तो फंक्शनल क्या होगी कि दिस मे बी 2 और मोर देन 2 फाउंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एंटीजन मालिक्यूल, के एंटीजन मालिक्यूल के बाहर वाली जो है ना सरफेस पे पाए जाएँ ये फंक्शनल वैलेंस। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ एपिटोप है कि एपिटोप के कितने टाइप्स हैं। दो टाइप हैं, एक लीनियर जिसे हम लीनियर भी कहते हैं और कंटिन्यूस एपिटोप भी कहते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं आप ये ब्लैक कलर में जो एंटीबॉडी दिखाई गई है उसके नीचे बिल्कुल कंटिन्यूस और लीनियर एपिटोप लिखा हुआ है, और जो साइड में डिसकंटिन्यूस और कन्फॉर्मेशनल एपिटोप, दो डिफरेंट टाइप हैं एपिटोप के। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे लीनियर और कंटिन्यूस एपिटोप के सिंगल सेगमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन आर एंड देयरफॉर डू नॉट रिक्वायर प्रोटीन फोल्डिंग फॉर एंटीबॉडी टू बाइंड। के एक सिंगल चेन होगी, सेगमेंट होगा पॉलीपेप्टाइड चेन का, वही जो ना एपिटोप भी कहलाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पर्पल में आप देख सकते हैं डिफरेंट जो मैंने बीट्स दिखाई हैं, ये एक एपिटोप है। ठीक है, कि उस ब्लू कलर की जो एंटीजन है उसके पास ये पोर्शन एपिटोप है जो ब्लैक कलर की एंटीबॉडी से बाइंड हो रहा है। तो वो आप देख सकते हैं वो रीजन जो है या वो जो यूनिट्स हैं या वो जो सेगमेंट है एक दूसरे के साथ ही हैं। ठीक है ना, कि लीनियर ही है, एक ही लाइन में है, तो वो कहलाती हैं कि ये एपिटोप लीनियर और कंटिन्यूस एपिटोप है। ठीक है, फाउंड इन पॉलीसेचराइड एज वेल एज बोथ नेटिव नॉन जो डीनेचर्ड और डीनेचर्ड और नॉन डीनेचर्ड जो प्रोटीन्स होते हैं पॉलीसेचराइड में भी ये पाए जाएंगे। और जो देखें आप, जैसे आप प्रोटीन भी पढ़ेंगे ना कि कुछ प्रोटीन्स प्राइमरी इन स्ट्रक्चर होती है जो सिंगल इन लाइन जो है ना पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी हुई होती हैं, स्ट्रेट लाइन होती हैं। ठीक है, कोई ऐसी प्रोटीन आप पढ़ेंगे जो कन्फर्मेशनल हो जाती हैं, मतलब कि वो अपने शेप ले लेती हैं। क्वाटर्नी स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा
कि प्राइमरी के साथ सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर है ना हो जाती है, जो डिफरेंट जो है ना इसकी कन्फिगरेशन हो जाती है स्पेस में, और फोल्ड हो जाता है, इस वजह से क्वाटरनरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में आ जाता है, वो लीनियर नहीं रहता है, ठीक है ना प्रोटीन। तो चाहे वो लीनियर हो चाहे वो लीनियर ना हो, डीनेचुरल फॉर्म में हो या नेचुरल नॉन डीनेचुरल फॉर्म में हो, जैसे भी हो, लेकिन लीनियर और कंटिन्यूस एपिटोप ऐसे एपिटोप होंगे जो लाइन में ही आपको पाए जाएंगे, ठीक है ना। इसकी टिपिकल साइज़ 5 to 6 सब यूनिट होती है इन लेंथ में, कि वो 5 से 6 सब यूनिट्स होते हैं। ये आपने ये यहाँ पर देखा भी था। और आप में साइड में देख सकते हैं आप कि ये ब्लू कलर की जो एंटीजन है उसके जो ना एक पोर्शन में आप देख सकते हैं जो पर्पल कलर का बीट्स है, एंटीजेनिक साइट है, ठीक है, एंटीजेनिक डिटरमिनेंट साइट है या एपिटोप है। उसके जो दूसरा है वो उससे थोड़ा सा दूर है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से लाइन में नहीं है। अगर हम इस पूरे एंटीजन को सीधा करेंगे तो ये दूर दूर हो जाएंगे, लेकिन क्या है कॉन्फ़िगरेशन या फोल्डिंग की वजह से या उसकी स्ट्रक्चर की वजह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाता है ना, कॉटनी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की वजह से, कि फोल्डिंग की वजह से, ठीक है ना। आपने पढ़ा है ना प्राइमरी, पहले तो प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर बनती है, लीनियर स्ट्रक्चर बनती है, लेकिन वो प्रोटीन क्या होता है फंक्शनली फुली फंक्शनल अपना काम करने के लिए वो क्या हो जाता है कि थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अपने जो ना फोल्डिंग करता है और फंक्शनल स्टेट में आ जाता है। तो फोल्डिंग की वजह से उसकी जो लीनियर चेन है वो फोल्ड हो जाती है, ठीक है ना, तो उसकी पोजीशन अलग अलग हो जाती है। तो यही इसकी एग्जांपल है कि एक बीट एक तरफ एक साइड है, एक बीट एक साइड है, जब ये तीनों बीट मिलती हैं तो वो कहलाती हैं डिसकंटिन्यू, ठीक है ना। देख सकते हैं तीनों मिली, उसके बाद एंटीबॉडी से बाइंड हो रही हैं, ठीक है। अब लाइनें पढ़ते हैं हम कि कन्फर्मेशनल और डिसकंटिन्यूस एपिटोप क्या है, कि डिसकंटिन्यूस इन्वॉल्व मल्टीपल सब यूनिट्स, डिफरेंट मल्टीपल सब यूनिट्स होते हैं, ऑफन लोकेटेड फार अपार्ट इन प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ द एंटीजेनिक मॉलिक्यूल। अगर प्राइमरी सीक्वेंस को देखेंगे ना तो एक दूसरे के साथ ये जो सब यूनिट्स हैं वो बहुत दूर दूर होंगे, ठीक है ना, अपार्ट होंगे। लेकिन जब वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर या नेटिव स्ट्रक्चर में आ जाते हैं तब वही काम जो ना किसी भी एंटीजन से बाइंड करते हैं। फॉर्म्ड फ्रॉम सेवरल सेपरेट रीजन्स इन प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन ड्यूरिंग द प्रोटीन फोल्डिंग, क्योंकि वो आपको पता है कि ड्यूरिंग जो प्राइमरी सीक्वेंस है उसकी या प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें तो वो अलग अलग रीजन में पाए जाएंगे, लेकिन जब उसकी फोल्डिंग हो चुकी होगी तो वो क्या करेंगे एक दूसरे के साथ आ जाएंगे और ये डिसकंटिन्यूड और कन्फर्मेशनल एपिटोप बनाते हैं। इसकी साइज़ कंप्राइज करती है 16 अमाइनो एसिड इन प्रोटीन एंटीजेनिक में, कि वो 16 डिफरेंट अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं, ठीक है, उसकी साइज़ डिपेंड करती है। अच्छा, उसके बाद ये टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटीजेनिसिटी, कि किसी भी एंटीजन के पास जो एबिलिटी है कि वो अच्छा एंटीजन है या नहीं है, ठीक है ना, वो एंटीबॉडी से बाइंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके पास एबिलिटी है या नहीं है, कि उसे हम कैसे जो ना आइडेंटिफाइड करें कि वो एंटीजन अच्छा है, एंटीजेनिसिटी रखता है, एंटीजेनिक इन नेचर है। तो डिफरेंट जो ना डिटर्मिनेंट्स हैं उसे हम पढ़ेंगे, तो उसे हम देखेंगे कि नंबर वाइज हम देखते जाएंगे कि उसके पास कितनी एबिलिटी होती है या कितने डिटर्मिनेंट्स हैं जो डिपेंड करते हैं किसी भी अच्छे एंटीजन के लिए, किसी भी जो ना पोटेंट एंटीजन के लिए, कि वो एंटीजन स्ट्रॉन्ग एंटीजन स्ट्रक्चर है, बेस करता है डिफरेंट डिटर्मिनेंट पर। तो द नंबर ऑफ properties have been identified which make a substance antigenic, but exact basis of antigen is still not clear। कि डिफरेंट देखें प्रॉपर्टीज़ हैं, नंबर ऑफ द प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाइड हुई हैं कि कोई भी सब्सटेंस एंटीजेनिक नेचर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट जो बेसिस है एंटीजेनिसिटी का वो अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ने वाले हैं उसे हम देखेंगे कि कोई सब्सटेंस कितना एंटीजेनिक नेचर है। नंबर 1 आता है साइज़ में, मॉलिक्यूलर वेट। जो एंटीजेनिसिटी है वो डिपेंड करती है डिपेंडिंग अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसके मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स आर वेरी पावरफुल एंटीजेनिक,
कि जितना भी बड़ा इसके जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना वो अच्छा एंटीजन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैक्रोमॉलिक्यूल विथ अ मॉलिक्यूलर वेट कितने हैं 10,000 से 1 लाख डाल्टन आर कंसिडर टू बी बेस्ट इम्यूनोजन। जिसकी किसी भी मैक्रोमॉलिक्यूल की साइज़ अगर मॉलिक्यूलर वेट की साइज़ 10,000 से 1 लाख डाल्टन तक अगर होगी तो वो कंसिडर किया जाएगा बेस्ट इम्यूनोजन। अगर कोई भी पार्टिकल लो मॉलिक्यूलर वेट का होगा, इसका मतलब कि वो 5,000 से कम होगा तो वो नॉन एंटीजेनिक या फिबली सो होगा कि वो कम ही एंटीजेनिक है। बेस्ट इम्यूनोजेनिक इंक्लूडिंग टेटनस टॉक्साइड, आपको पता है कि जो बेस्ट इम्यूनोजन है अभी जो पाए जा रहे हैं वो टेटनस जो टॉक्साइड्स हैं वो हैं एग एल्ब्यूमिन है और हीमोसाइनिन है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं बेस्ट इम्यूनोजन की बेस्ड ऑन द साइज। नंबर 2 है फॉरेननेस के जाहिर सी बात है एंटीजन मैंने पहले भी इंट्रोडक्टरी ही पार्ट में मैंने बता दिया कि वो फॉरेन होगा। मोर फॉरेन द मैक्रोमॉलिक्यूल मोर इम्यूनोजेनिक इट इज़, क्योंकि देख सकते हैं कि इम्यून सिस्टम के पास हमारे इम्यून सिस्टम के पास एक एबिलिटी है कि वो हमारे अपने सेलों को कुछ भी नहीं करती। ठीक है ना, वो बाहर से जो भी चीज़ फॉरेन चीज़ें आती हैं उसे ही टारगेट करती है। तो जो आपको पता है कि एंटीजन बेस्ट एंटीजन कौन सा होगा कि जो बाहर से आया हो, जो फॉरेन हो। तो जो मैक्रोमॉलिक्यूल फॉरेन होगा, बाहर से आया होगा, वही अच्छा इम्यूनोजेनिक एंटीजेनिक इन नेचर होगा। डिग्री ऑफ इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ एंटीजन डिपेंडिंग अपॉन द फॉरेननेस, ये भी आप अभी समझ चुके हैं। इन जनरल द ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन द एंटीजन एंड सिमिलर मॉलिक्यूल इन द होस्ट बॉडी द ग्रेटर द इम्यून रिस्पॉन्स दैट इज़ जनरेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एंटीजन बाहर से आई है, अगर आपकी होस्ट बॉडी में उसी एंटीजन की तरह कोई सिमिलर मॉलिक्यूल है तो जो इम्यून रिस्पॉन्स कम ही जनरेट होगा। लेकिन अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एंटीजन जो बाहर से आया है और आपके बॉडी में वो मॉलिक्यूल नहीं है, ऐसा कोई बहुत सारा स्ट्रक्चर एंड डिफरेंस है, तो वो आपकी बॉडी में जल्दी से इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कराएगा। नंबर 3 है केमिकल नेचर। सर्टेन डिग्री ऑफ केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी इज़ आल्सो नेसेसरी फॉर द कंपाउंड टू बी इम्यूनोजेनिक इन नेचर। के जो अभी जो हम पढ़ रहे हैं नंबर 3 केमिकल नेचर वाला, इसका मतलब ये है कि कोई भी इम्यूनोजेनिक या एंटीजेनिक नेचर होगा कि वो उसके पास केमिकली कॉम्प्लेक्सिटी हो, कि वो केमिकली जो ना कॉम्प्लेक्सिटी से बना हो, कॉम्प्लेक्स चीज़ों से बना हो। जैसे सपोज करेंगे, एक एग्जांपल है सिंपल मॉलिक्यूल सच एज ए होमो पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रोटीन एक अच्छे इम्यूनोजन नेचर होते हैं, इम्यूनोजेनिक होते हैं, लेकिन देखें उसमें एक एक्सेप्शन है कि वो होमो पॉलीमर ना हो, एक ही किस्म के यूनिट से ना बने हो। देखिए कंसिस्टिंग ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ सेम अमाइनो एसिड्स आर लेस कॉम्प्लेक्स, दस लेस इम्यूनोजेनिक पॉलीमर ऑफ लाइसिन, के एक ही किस्म के अमाइनो एसिड से बने हैं पूरी चेन, उसकी होमो पॉलीमर है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं कम है, इस वजह से वो इम्यूनोजेनिक कम होता है। लेकिन देखिए लाइसिन का मॉलिक्यूलर वेट 30,000 तक है, लेकिन वो नॉन इम्यूनोजेनिक है। क्यों? क्योंकि वो है ना सेम अमाइनो एसिड्स का बना हुआ है। लाइसिन क्या है? सेम ही अमाइनो एसिड का एक बड़ी सी पॉलीमर है, एक बड़ा सा पॉलीमर है, तो उस वजह से वो नहीं हो जो ना नहीं है। क्योंकि ये जो ना गलत हो सकता है ना कि मैं कहूँ कि प्रोटीन एक अच्छा इम्यूनोजन होता है, लेकिन लाइसिन तो नहीं है। लाइसिन का मॉलिक्यूलर वेट भी बड़ा है, प्रोटीन भी है, लेकिन नहीं है वो एंटीजन या इम्यूनोजन। तो इसका मतलब है कि उसकी जो केमिकल नेचर भी डिपेंड करती है इम्यूनोजेनिस जो एंटीजेनिसिटी भी, कि अच्छा जो एंटीजन होगा उसके पास केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, अगर कोपॉलीमर्स होंगे, सपोज करेंगे वो उसके पास 2 और मोर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होंगे,
थोड़ी तो उसके पास थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी तो बेस्ट इम्यूनोजन कहलाएंगे। इन जनरल प्रोटीन्स आर बेस्ट इम्यूनोजेनिक एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर वीकर इम्यूनोजेनिक, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड आर पुअर इम्यूनोजेनिक। प्रोटीन्स, क्योंकि ज़्यादातर प्रोटीन्स क्या होते हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड की सीक्वेंस में चेन्स बनी हुई होती हैं, इस वजह से वो बेस्ट इम्यूनोजेनिक नेचर होते हैं। सब एक्सेप्शन है कि वो होमो पॉलीमर से ना बना हो, ठीक है, होमो एक ही किस्म के अमाइनो एसिड से ना बना हो। उसके बाद है टाइप ऑफ एंटीजेंस, एंटीजेंस की टाइप्स। नंबर 1 है कि कंप्लीट एंटीजन, एक किस्म है एंटीजन की कंप्लीट एंटीजन के। कंप्लीट एंटीजन का मतलब है कि कंप्लीट एंटीजन इज एबल टू इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंड ऑब्जर्व रिएक्शंस विथ एंटीबॉडी सो प्रोड्यूस्ड। complete antigen is able to induce antibody formation and produce specific and observable reactions with the antibody so produce। कंप्लीट एंटीजन की डिफरेंट टाइप्स हैं। नंबर 1 है कंप्लीट एंटीजन। कंप्लीट एंटीजन उसे कहेंगे जो क्या करेगा, आपकी बॉडी में इंड्यूस कराएगा एंटीबॉडी की फार्मेशन को, और वो एंटीबॉडी से रिएक्शन भी करेगा जिसे आप अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से आप उसे देख भी सकते हैं, तो वो कहलाएगा कंप्लीट एंटीजेनिक। और दूसरा होता है इनकम्प्लीट एंटीजेनिक, इनकम्प्लीट इम्यूनोजन, ठीक है, कि जिसे हम अनदर वर्ड में हम कहेंगे हेप्टेन। हेप्टेन क्या होता है, आर लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल which cannot induce our immune response when injected by themselves but can do so when covalently coupled to a large protein molecules that called carrier protein। के हेप्टेन्स एक लो मॉलिक्यूल वेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, कि वो अपने आप में वो इम्यून रिस्पॉन्स शो जो ना इंड्यूस नहीं करा पाते, लेकिन जब वो कोवलेंटली किसी लार्ज मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो तभी वो अच्छे से इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस कराते हैं। वो लार्ज जो मॉलिक्यूल होता है कैरियर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना, वो मतलब कि हेप्टम लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं जो खुद से इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं कराते हैं, क्योंकि आपने देखा ना जो इम्यून रिस्पॉन्स शो कराते हैं उसे इम्यूनोजिन कहेंगे, ठीक है ना, जो नहीं कराते हैं वो एंटीजन होगा। तो हेप्टान एंटीजन है, लेकिन इनकम्प्लीट एंटीजन है जो क्या करता है, लो मॉलिक्यूलर वेट है जो ना इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस नहीं कराता है, लेकिन जब वो कोवलेंटली बाइंड हो किससे, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल से, जिसे हम कैरियर प्रोटीन कहेंगे, कैरियर मॉलिक्यूल्स कहेंगे, तो उसके साथ अगर बाइंड हो तो वो इम्यून रिस्पॉन्स को शो कराता है, इंड्यूस कराता है। उसकी बेस्ट एग्जांपल है पेंसिलिन। पेंसिलिन खुद से जो ना पेंसिलिन इज़ नॉट एंटीजेनिक, ठीक है ना, खुद बाय इटसेल्फ खुद कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है, कि वो इम्यून रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में शो नहीं करेगी अनटिल एनालिसिस के वो के कैरियर मॉलिक्यूल के साथ हो, तो वो पेंसिलिन क्या बन जाएगी, एज ए एंटीजेनिक नेचर हो जाती है और आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कराती है। और हेप्टान के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। Simple heptans are non-precipitating that can inhibit precipitation of specific antibodies by the cross-binding antigen and complex heptans। या जब देखें क्या होता है, जब आप पढ़ेंगे कि एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, जब एंटीबॉडी एंटीजन से मिलती है तो एक रिएक्शन होता है, बाइंडिंग होती है, जिससे हम कहते हैं एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अगर आप हो रहा है और विदाउट एनी प्रेसिपिटेशन, तो वो किसी भी हेप्टॉन्स की वजह से हो रहा है तो वो हेप्टॉन्स होते हैं सिंपल हेप्टॉन्स। और अगर कॉम्प्लेक्स हेप्टॉन्स क्या करते हैं, जब भी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ के साथ होते हैं तो वो प्रेसिपिटेशन मतलब कि करते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हेप्टॉन्स आर पॉलीवेलेंट। कॉम्प्लेक्स जो हेप्टॉन्स होते हैं वो पॉलीवेलेंट इन नेचर होते हैं कि उसके पास एक से ज़्यादा
जो ना एंटीजन इंडिटरमिनेट साइट्स यानी एपिटोप होते हैं। सो दैट्स थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे दीजिए इजाज़त और अच्छे से पढ़ाई करें। अल्लाह हाफ़िज़।